लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में आज के क्लास में हमें पढ़ना है। ठीक है, आप लोग को एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन मैंने बता दिया था सारा लास्ट क्लास में। एग्जाम के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था क्या? यस सर। सारा नोटिफिकेशन सिलेबस सब बता दिया था मैंने। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, सर एक बार और बता दीजिए ना। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, हमारा सिलेबस क्या क्या आएगा। और मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, बाकी सारे चीजें आप लोग अपने अपने टीचर से पूछ लीजिएगा रेस्पेक्टिव। एग्जाम का डेट है 11/06/2021। ठीक है, मैथ्स में आपका आ रहा है नंबर सिस्टम, जो मैंने पढ़ाएगा। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर ये कुछ कुछ इंडेसेस है, सर्ट्स है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स टाइप के भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। दूसरा जो हमारे यहाँ पे टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है ये पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। तीसरा जो है, हम लोग जहां तक पढ़े हैं वहां तक भी आ सकता है फैक्टराइजेशन का एक दो क्वेश्चन। ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे आज। ठीक है, ये तो हो गया सिलेबस की बात। दूसरा, एग्जाम के बारे में समझिएगा। एग्जाम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं मैं आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। एग्जाम क्या हो रहा है, एग्जाम आप लोगों का ऑनलाइन होगा, तो आप लोग दो तरीके से दे सकते हैं। यहाँ तो बहुत लोग अपने लैपटॉप में भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग अपने लैपटॉप में भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप में एग्जाम दे सकता है, जिसके पास मोबाइल है वो मोबाइल में एग्जाम दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट कुछ कुछ चीजों को समझिएगा जो आप लोगों से गलती नहीं हो बार बार। ठीक है, आप चाहे लैपटॉप में एग्जाम दें, आप चाहे मोबाइल में एग्जाम दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले चीजों को समझिएगा। जब भी एग्जाम स्टार्ट होगा, चाहे 11 तारीख का दिन, तो 11 तारीख के दिन को क्या होगा, आप लोग के टेस्ट वाले सेक्शन में, ऐप में एक टेस्ट वाला सेक्शन रहेगा। टेस्ट वाले सेक्शन में इस तरीके का एक पैनल बन जाएगा जिसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहेगा, टेस्ट का नाम लिखा हुआ रहेगा, टेस्ट का डेट लिखा हुआ रहेगा। ये पहले ही दिख जाएगा, बट आप टेस्ट के अंदर जा नहीं सकते। आप टेस्ट के अंदर तभी जा सकते हैं जब पर्टिकुलर समय हो जाएगा। ठीक है, ऑन टाइम ही आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक ऑप्शन आएगा या फिर टेस्ट ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। वहां पे क्लिक करते ही आप टेस्ट आपका ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपका टेस्ट ऑन होगा, कुछ कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, आपका पूरा का पूरा फुल स्क्रीन आने लगेगा। चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, पूरा का पूरा फुल स्क्रीन आएगा। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा फुल स्क्रीन आएगा, ध्यान से समझिएगा, दोनों में चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा फुल स्क्रीन आएगा। अब जो ये फुल स्क्रीन आएगा, इस फुल स्क्रीन को आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन को चाहे लैपटॉप या दोनों में आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। आप दूसरे को कॉल नहीं कर सकते हैं, आप दूसरे का कॉल रिसीव नहीं कर सकते हैं। क्या होगा उससे मैं बताऊंगा। आप या तो मिनिमाइज करके कुछ गूगल नहीं खोल सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम दे सकते हैं। आप अगर इसमें से कोई भी इस तरीके के ऑप्शन करते हैं, चाहे आप मिनिमाइज करते हैं, सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा दूसरा टैब खोल लूं, दूसरा ये खोल लूं, तो एग्जाम जो है ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ये सब चीजें कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार अगर एग्जाम सबमिट हो गया, आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आपको दोबारा एग्जाम नहीं दे पाइएगा। ठीक है, आपको एक ही बार मौका मिलेगा, फिर दोबारा कोई फोन करके पूछेगा नहीं कि सर मेरा एग्जाम अपने आप सबमिट हो गया, ये हो गया, मैंने सर हल्का सा मिनिमाइज किया था, या मेरे से कॉल आया था, कॉल रिसीव हो गया था। तो ये सब कुछ चीजें नहीं करना है। एग्जाम के दिन आप लोग को पूरा का पूरा फ्री रहना है। यानी कि आप जब एग्जाम दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम देना है। एग्जाम के अलावा आप अगर कुछ भी चीजें करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली एग्जाम सबमिट हो जाएगा। दूसरा चीज है, यहाँ पे टाइम है, आपका टाइम चलते रहेगा एग्जाम में। अगर टाइम खत्म हो जाता है तब भी ऑटोमेटिकली एग्जाम सबमिट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम चाहे 9 से 12 या 2 से 5, कुछ टाइमिंग दिया हुआ रहेगा इस पे। ठीक है, उस टाइमिंग के अनुसार ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, और टाइम खत्म होने के बाद एग्जाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, एग्जामिनेशन पैनल के अलावा आप चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, दूसरे में दूसरा कोई चीज नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम देना है।
ठीक है। एग्जाम के अलावा दूसरा कुछ भी चीजें कीजिएगा मोबाइल के साथ या लैपटॉप के साथ तो ऑटोमेटिकली वहां पे लैपटॉप पे कीजिएगा तो आपको ऑप्शन भी बता देगा कि और आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा अगर आप मिनिमाइज कीजिएगा तो। ठीक है। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बदमाशी करते हैं कि एसएसटी का आंसर, केमिस्ट्री का आंसर या इंग्लिश का आंसर वो सोचते हैं कि गूगल में ढूंढ के निकाल लेंगे। तो जैसे ही आप मिनिमाइज कीजिएगा आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, दोबारा आप एग्जाम नहीं दे पाइएगा। ये मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। पिछली बार कुछ कुछ बच्चे का इस तरीके से दिक्कत हुआ था, बट इस बार अगर दिक्कत हुआ तो एक ही बार मौका मिलेगा। आप लोग को सिर्फ एक चांस मिलेगा एग्जाम के लिए। ध्यान से सुनिएगा, मोबाइल फुल से चार्ज रखिएगा, आपको एक ही चांस मिलेगा और एक ही चांस में या तो आप एग्जाम अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दोबारा आप एग्जाम नहीं दे सकते। दूसरा चीज, क्लास 9th का है आप लोग, तो क्लास 9th का जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूरा का पूरा एमसीक्यू आएगा जिसमें 1 ऑप्शन करेक्ट होगा सिर्फ। ठीक है, पूरा का पूरा एमसीक्यू में जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। और उसमें भी समझिएगा कुछ कुछ चीजें, एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और साथ ही साथ आपका जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरीके से होगा। आप जितना भी करेक्ट आंसर कीजिएगा, ठीक है, जितना भी करेक्ट आंसर कीजिएगा आपको 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जितना भी रॉन्ग आंसर आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा -1। ठीक है, और जितना भी कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा तो आपको 0 मार्क्स। तो आप याद रखिएगा आपका मार्क्स इस तरीके से काउंट होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा आप लोगों के एग्जाम में, तो इसीलिए बड़े ही अच्छे से और ध्यान से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है एग्जाम से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस मेरे से नहीं पूछ रहे। सर स्क्रीन रोटेट हो सकता है मोबाइल का? कुछ नहीं, स्क्रीन रोटेट नहीं हो पाएगा। स्क्रीन रोटेट होगा तो किस तरीके से एग्जाम आएगा बाबू? एग्जाम नहीं हो पाएगा ना, स्क्रीन रोटेट नहीं हो पाएगा। सर स्क्रीन रोटेट सर लास्ट टाइम से सर ऑप्शन ठीक से नहीं दिख रहा था लास्ट टाइम। ओके, इस बार वो दिक्कत नहीं होगा ना? हाँ सर स्क्रीन पोर्ट्रेट तो होगा ना? पोर्ट्रेट नहीं हो पाएगा बाबू। पोर्ट्रेट में एग्जाम क्यों देना है आपका? जब स्क्रीन क्वेश्चन जब इतना लंबा लिखा हुआ रहेगा, अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस तरीके से लंबा फॉर्म में, अब पोर्ट्रेट उससे क्या मतलब है? सबसे पहला चीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो। ठीक है, आपको एग्जाम देना है, चाहे क्वेश्चन ऐसे भी आएगा तो दिखेगा, क्वेश्चन ऐसे भी आएगा तो दिखेगा, आपको फुल क्वेश्चन दिखना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा थोड़े है कि ऐसे लिखने से आपका आंसर करेक्ट होगा, ऐसे एग्जाम देने से आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब माइनर चीजें हैं, ये सब पे दिमाग नहीं लगाना है। अगर ये सब से हटा के कुछ और चीजें हैं, टेक्निकल चीजें, जैसे एक बच्चे ने अभी टेक्निकल चीजें पूछा कि सर पिछली बार क्वेश्चन जो है फुल नहीं दिख पा रहा था। हाँ, ये एक टेक्निकल इशू है। ठीक है, ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट वाला एक कोई टेक्निकल इशू नहीं है। आपका अगर लैंडस्केप भी आता है तो आप अच्छे से एग्जाम देख के एग्जाम दे सकते हैं। आपका अगर पोर्ट्रेट भी आता है तो आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर पोर्ट्रेट होता है तो आप वैसे एग्जाम दे दीजिएगा, नहीं होता है तो लैंडस्केप में दे दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज, जहां तक रहे कि क्वेश्चन नहीं दिखने के बाद वो प्रॉब्लम पिछली बार हम लोगों ने नोट किया था, वो प्रॉब्लम इस बार शॉर्ट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, और कोई इशू किसी के साथ है तो बताइए। और कोई दिक्कत बताइए आप लोग, एग्जाम से रिलेटेड और कोई क्वेरी? अरे बोलिए भाई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आप फिर से बता सकते हैं? फिर से क्यों बताना है भाई, इतना लंबा चौड़ा तो बता दिया मैंने। आप वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, वीडियो सेंड कर दूंगा मैं आज, क्योंकि ये कोई वो नहीं है ना, ये तो बस एग्जाम के बारे में बताया गया है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, क्लास के बाद आप लोग देख लीजिएगा दोबारा, फिर जिसको जो डाउट है वो कल। हाँ ध्यान से सुनिए, कोई भी मैसेज करके नहीं पूछेगा व्हाट्सएप में। ठीक है, जिसको क्यों, इसका एक कारण है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाउट है नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अभी समय है, आज 3 ही तारीख हुआ है, आज 4 ही तारीख हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि अगर आपका कोई डाउट होता है, हो सकता है कि आपको जो डाउट है वो दूसरे बच्चे को भी काम आ जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसा एक बच्चे ने पूछा अभी सर ये स्क्रीन रोटेट हो सकता है क्या, दूसरे बच्चे ने पूछा कि सर ये फुल स्क्रीन, ये क्या बोलता है आंसर ऑप्शन कभी कभी नहीं दिख रहा था पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो ये सब बाकी बच्चों को भी हो सकता है दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, तो वो भूल गया होगा पूछना, तो आपके बोलने से उसके दिमाग में भी वो क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक है, तो पर्सनल पूछने से अच्छा है कि आप सबके साथ पूछिए, तो सबका डेवलपमेंट होगा, सबका साथ सबका विकास। ठीक है,
चलिए अब बताइए, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ओके, जिसने ये नहीं समझा है क्या है क्या नहीं है, तो मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर कहीं कोई दिक्कत रहता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके ओके सर। ठीक है। चलिए, तो हम लोग का पोलिनोमियल वाला चैप्टर खत्म हो गया था, और पोलिनोमियल वाला चैप्टर जब खत्म हुआ है, मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा आपका क्लास 9th, ये आपका असाइनमेंट। ठीक है, ये आपका पोलिनोमियल लेक्चर 9। ठीक है, अभी कितने बच्चे आए हुए हैं मेरे पास? सारा का सारा नोटिस रहता है। अभी आया हुआ है अभिजीत, अनिकेत, आदित्य, आनंद, अनुष्का। ठीक है, उसके बाद कुमार, जिज्ञांशु, निहारिका, सुरुचि, यशपाल, ये सारे के सारे बच्चे आए हुए हैं। बट असाइनमेंट कौन कौन सबमिट किया है? अनिकेत। ठीक है, असाइनमेंट जो सबमिट किया हुआ है, देखिएगा, असाइनमेंट सबमिट किया है अनिकेत, रौनक, सार्थक, उसके बाद कहाँ गया ये? हाँ, रौनक, सार्थक, जिशान, बस ये 5 ही बच्चे सबमिट किए हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि आप क्लास कीजिएगा, असाइनमेंट सबमिट नहीं कीजिएगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा। ये सारा का सारा डिटेल सबका सब यहाँ पे रहता है, और ये सारे के सारे चीजें आपके पेरेंट्स को दिखाया जाएगा। अगर आपका एग्जाम खराब होता है या कुछ भी चीजें होता है, आपके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, तो मैं ये सारे डिटेल आपके पेरेंट्स को दिखाऊंगा कि देखिए, होमवर्क डेली दिया जाता है, बट ये बच्चे आपके सबमिट नहीं करते हैं। ये L7 L8 का है, लेक्चर 7 लेक्चर 8, इसमें बस 3 ही बच्चे सबमिट किए। मैं सारा असाइनमेंट देखते रहता हूँ, आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं असाइनमेंट चेक नहीं करता। ये लेक्चर 6 में सिर्फ 7 बच्चे सबमिट किए थे। हाँ, अलग बात है, मैं कभी कभी अप्रूव नहीं करता, बट मैं आपका असाइनमेंट सारा चेक कर लेता हूँ। देखिए, मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, मेरे को आपका पूरा का पूरा असाइनमेंट दिखने लगेगा। आप लोग को दिखाई दे रहा है? ये सारा का सारा असाइनमेंट मेरे को आप लोगों का दिखने लग गया है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि अप्रूव नहीं हुआ मतलब आपका असाइनमेंट देखा नहीं गया। आपका सारा का सारा असाइनमेंट देखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, अप्रूव कभी कभी नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं असाइन चेक करते करते। ये देखिए, इसमें सिर्फ कितने बच्चे सबमिट किए हैं? देखिए, इसमें टोटल 5 6 7 बच्चे सबमिट किए होंगे। ए क्लास तुम फ्री है तो तुम नहीं जा सकती। अपना माइक्रोफोन बंद कीजिए, बात कीजिए। रोहित, टिप टॉप कर रहे, पिटा जाएगी। बताइए, ये सब चल रहा है क्लास में आप लोगों का। माइक्रोफोन ऑफ करके बात किया कीजिए, और पढ़ाई के समय अकेले बैठ के पढ़ाई किया कीजिए। ठीक है, तो जो जो बच्चे सबमिट नहीं किए हैं, इधर टोटल 12 बच्चे आए हुए हैं, बट असाइनमेंट सबमिट हुआ है 5 बच्चों का। बाकी 7 बच्चों का असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। और मेरे पास कौन कौन आया है सारा का सारा लिस्ट दिख जाता है। ठीक है, आप लोग अगर वीडियो देखते होंगे तो आप लोग को पता चल जाता होगा। हाँ, बोलिए। सर मैं सबमिट करती हूँ, आप अप्रूव भी करते हैं, लेकिन आपके में शो नहीं कर रहा है मेरा नेम। शो नहीं कर रहा है? क्या नाम से सबमिट करते हैं आप? निहारिका। निहारिका नाम से है, तो इसमें शो नहीं कर रहा है, मतलब आपका फिर सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, सर बस मेरा लेक्चर 9। लेक्चर 9 यशपाल, सार्थक, सर जिशान। मैंने लेक्चर 9 तक सबमिट नहीं किया है। लेक्चर 9 सबमिट नहीं किया ना? लेक्चर 7 किया है, 7 8 किया है, तो किया होगा तो बिल्कुल दिखाएगा। अनिकेत, सार्थक, यशपाल ना। लेक्चर 7 8 आपने सबमिट नहीं किया है, सिर्फ 3 बच्चे ने सबमिट किया है। 3 नहीं, इधर कितना दिखा रहा है? इधर 5 दिखा रहा है ना? ओके, सर मेरा अप्रूव भी है। ओके, हाँ, अप्रूव होगा तो वो नीचे दिख जाएगा। जैसे लेक्चर 6 में मान लो। ठीक है, 6 में अभिजीत है, अनिकेत है, रौनक है, सार्थक है, यशपाल है, जिशान है। इसमें आपका नहीं है, 6 आपने सबमिट नहीं किया है। आप चेक कीजिएगा आपके सर उसमें किया है सब अपना में। ना। 6 इसमें देखिए, लेक्चर 6 है, इसमें आपका नाम नहीं है। जहां, और एक बार देखिएगा, असाइनमेंट सबमिट करते समय थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वेट कीजिएगा, वहां पे अपलोडेड सक्सेसफुल ऐसे लिखा हुआ आता है। कभी कभी नेटवर्क के वजह से आप सबमिट कर देते हैं, बट चीजें अपलोड नहीं हो पाता है कंप्लीटली। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपको ऐसा लगेगा आपने सबमिट कर दिया, बट होता क्या है कि नेटवर्क के वजह से वो सबमिट नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे इसमें सुरुचि दिखा रहा है इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ सबमिट में हो सकता है आपका सबमिट क्या होगा, तो देखिए, निहारिका सबमिटेड है, दिखा रहा है। कौन सा है? लेक्चर 5 है। ठीक है, दिखा आपको? यस सर।
ठीक है, देखिए जहां आपका सबमिटेड है वहां सबमिटेड दिखा रहा है, ये आपका असाइनमेंट है। मैं पूरा चेक करता हूँ, ये देखिए ये आप ही का असाइनमेंट है कि नहीं है? मेरा है सर, उसका नहीं है। ये तो निहारिका लिखा हुआ आ रहा है। निहारिका सर को फिर भी वो मेरा है सर। आपका कैसे हो जाएगा ये? आपका नाम निहारिका है। नहीं सर, हमको अपना राइटिंग नहीं पहचाने आएगा। अब ये सर तब ये हो रहा है। आपका क्या नाम से है? सर मेरा सुरुचि से है। सुरुचि नाम से है तो आपका अप्रूव, आपका सुरुचि नाम से आपको दिखाते हैं। ये आपका सुरुचि हो गया, ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट। हाँ, ये आपका असाइनमेंट है। तो आपको हो सकता है हैंडराइटिंग देखने में सेम जैसा लग गया होगा। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। तो सबका असाइनमेंट अलग अलग है बाबू, ऐसा नहीं है कि आप सेम असाइनमेंट दिखेगा। ठीक है, वो फोटो खींचते समय आप दोनों का हैंडराइटिंग सेम जैसा होगा, इसीलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है, वो निहारिका का असाइनमेंट है। तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा, सब चीज ध्यान से देखिएगा। सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग दिख जाता है। जैसे ये सार्थक मणि का हो गया, ये सार्थक मणि का असाइनमेंट है। अरे इसमें सबका सेम क्यों दिख रहा है? ओहो, सर ये फिर से मेरा खुल गया। हाँ, समझ गया मैं क्या हो रहा है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम इसमें हो जाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये अनिकेत का हो गया, लगता है फिर से सेम ही चीज दिखा रहा है। इसको देखना पड़ेगा बाद में क्या प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आप अगर असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो आपका नाम दिख जाएगा। आप अगर ऐसा एक बार अपना ऐप पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सब लोग दोबारा, जो ऐसा लग रहा है जिसको कि सर मैंने सबमिट किया है बट मेरा शो नहीं कर रहा है उसमें, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार बस अपने ऐप पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अपने ऐप पे चेक कर लीजिएगा एक बार कि सबमिट हुआ है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपलोड करते हैं बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू एंड नेटवर्क प्रॉब्लम इस तरीके के चीजें हो जाती है, हम लोग पूरा सबमिट नहीं हो पाता है, आधे में ही वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, सब छोटा मोटा चीज है। बट हाँ, आप लोग सबमिट करते रहिएगा रेगुलरली, मैं फिर से बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा बाद में। ठीक है, और मैं आप लोग को इस तरीके से दिखाते रहूंगा एक दो दिन के बीच करके कि देखिए आप लोग का असाइनमेंट आया है, आप लोग का असाइनमेंट नहीं आया, तो आप लोग को भी पता चलते रहेगा। कुछ टेक्निकल इशू होगा तभी पता चल जाएगा। ओके, सबको क्लियर है? यस क्लियर है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजों के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले जानना जरूरी है फैक्टर्स। फैक्टर्स सबके लिए सेम होता है, चाहे पॉलिनोमियल हो चाहे नंबर हो। मान लेते हैं हम एक नंबर लिख लेते हैं 12। ठीक है, अब बताइए 12 को मैं कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकता हूं? सर 6 से, 2 से, 1 से, 1 से, 2 2 से, 3 से, 6 से, 4 से, यस है ना, 4 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो होता क्या है, 12 को मैं ये सारे नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, तो ये सारे के सारे 12 के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। फैक्टर। ठीक है, ये सारे के सारे 12 के फैक्टर्स हो गए। ठीक, उसी तरीके से मान लेते हैं हम एक और नंबर ले लेते हैं 15। ठीक है, 15 को हम कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। तो ये सारे के सारे 15 के फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स मतलब इनडायरेक्टली होता है हमारे पास डिविजर्स भी होता है। ठीक है, डिविजर्स मतलब जिन नंबर से मैं उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो फैक्टर मतलब बहुत जगह हम उसको डिविजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब होता है क्या है, ये हो गया फैक्टर। अब जो ये जो 12 नंबर है, इस 12 नंबर को क्या कर सकता हूं मैं, अपने फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसे 1 into 12। ठीक है, फिर 12 को मैं लिख सकता हूं 2 into 6। ठीक है, फिर 12 को मैं लिख सकता हूं 3 into 4। तो 12 को क्या कर सकता हूं मैं, अपने फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक, उसी तरीके से जो हमारा नंबर 15 है, 15 को भी मैं इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसे 1 into 15। 15 को भी मैं लिख सकता हूं जैसे 3 into 5। ठीक है, अब जब हमने एक नंबर को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा, नंबर्स को हमने क्या किया, उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। जब हम किसी नंबर को उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तब उस प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। आया समझ में आप लोगों को? किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के फॉर्म में अगर लिखना है,
या फिर किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये भी हमारा क्या हो गया फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, किसी नंबर को अगर मैं उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखूं या फिर किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर 2 या 3 के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखूं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। देखिए 15 एक नंबर है, 15 को मैं 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं 3 into 5, तो इसको हम लोग बोलेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हो जाता है हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। और इसके रिवर्स को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि 1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ 1 and 12। प्रोडक्ट ऑफ 2 and 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्ट और इसके रिवर्स वाले प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो प्रोडक्ट और फैक्टराइजेशन समझ में आया। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, पता है कि नहीं पता है? यस। प्रोडक्ट ऑफ 2 and 6 कितना आएगा 12 आएगा। तो इस रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्ट और इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये था हमारे फैक्टराइजेशन और ये नंबर के बीच में। और एक चीज हम लोगों ने अभी पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था, अगर मैं 12 को 1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 12 को 1 से डिवाइड करूं रिमाइंडर कितना आएगा, ओहो सॉरी, कितना आएगा 12 को मैं 1 से डिवाइड करूं रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा सर। 0। 12 1 12 12 तो कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। मान लेते हैं मैं 12 को 3 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर कितना आएगा 0। 3 4 सर 0। 12। तो यानी कि हमें ये चीज समझ में आता है कि किसी भी नंबर को अगर मैं उसके फैक्टर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 आता है। हमने पॉलिनोमियल में भी ये पढ़ा था कि नहीं? ठीक है, यस। तो हम लोग इस पे एक नोट बना के फिर से याद रख करके लिख लेते हैं ताकि आप लोग को याद रह जाए, ये चीज कभी भूले नहीं आप लोग। इफ ए नंबर और ए पॉलिनोमियल, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर्स, देन रिमाइंडर कितना होगा हमेशा, देन रिमाइंडर इज ऑलवेज 0। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर मैं उसके फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर हमेशा कितना आ जाता है 0। रिमाइंडर हमेशा कितना आता है 0 आता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर किसी भी नंबर को मैं उसके फैक्टर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जो होता है हमेशा 0 आता है। अब एक चीज लिखते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, x + 2 × x - 3। कोई बता पाएगा इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू कितना आएगा? इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर क्लास 8 में एक थ्योरम भी होता था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम सिंपली भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा +2 × x - 3। तो इधर कितना आ जाएगा x² - 3x + 2x - 6 आ जाएगा। इधर हो जाएगा x² - x - 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल गया x + 2 × x - 3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, x² - x - 6। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसको क्या लिख सकता हूं x + 2 × x - 3। अब मैंने क्या किया, इस जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ था, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल था, ठीक है, उस पॉलिनोमियल को हमने 2 पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिया, या फिर हाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल था, एक पॉलिनोमियल को 2 पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर था 12 को मैंने क्या किया, 2 अलग अलग नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया, 2 के या 2 से ज्यादा ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी भी जब ऐसा चीज हो रहा है कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ये जो दूसरे पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं, जैसे नंबर में इस प्रोसेस को बोला जाता था कि फैक्टराइजेशन, वैसे इधर भी इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है फैक्टराइजेशन।
ठीक है। किसी पोलिनोमियल को अगर किसी 2, 3 या 2 से ज्यादा पोलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखें तो उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है। अब जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 12 का फैक्टराइजेशन कर दिया 2 और 6 के फॉर्म में, तो 2 और 6 क्या 12 का फैक्टर है? बताइए, क्या 2 और 6 12 का फैक्टर है? यस सर। तो Yes, किसी sir. भी नंबर को मैं उसके जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखता हूं तो हमेशा उसका फैक्टर ही आता है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को x प्लस 2 और x माइनस 3 के फॉर्म में लिख पा रहा हूं, तो x प्लस 2 और x माइनस 3 भी किसका फैक्टर होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का। ठीक है, याद रखिएगा। तो यानी कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 एंड x माइनस 3 आर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो बस यही चीज, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर, और जब इसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर और फैक्टराइजेशन समझ में आया क्या होता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। और जो नंबर जो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जो पॉलिनोमियल निकल के आता है वो सबको बोलते हैं फैक्टर्स। ये और ये हो गया फैक्टर, और इस प्रोसेस को बोला जाएगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए मेरे को बताइए इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा जब मैं फैक्टर से लेके यहाँ पे पहुंचूंगा तो? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। यहां से यहां जाऊंगा तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? यहां से यहां जाऊंगा तो इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन। यहां से प्रोडक्ट, अभी तो मैंने बताया इसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। अभी मैंने लिखा है ना, रिवर्स प्रोसेस, यानी कि 2 into 6 का वैल्यू 12 आता है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 and 6। तो इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? ये जो हमने लिखा इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 2 एंड x माइनस 3। अगर पूछा जाए कि ये इसका क्या है, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वही चीज इसमें लिखा गया है, बोला गया है कि लेट px and qx be two polynomials, we say that qx is a factor of px if qx is divide px divide exactly। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल या सिर्फ डिविजिबल ऐसा वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या होता है? क्या समझ में आता है उसका मतलब? रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर जीरो, वेरी गुड, रिमाइंडर जीरो। और रिमाइंडर जीरो कब होता है? जब वो चीजें फैक्टर होता है। तो वही चीजों को x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, क्योंकि इसको अगर x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो होगा। इसका फैक्टर x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है, तो वही चीज है, मैंने सारा चीज लिखा दिया। इफ ए नंबर और ए पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड, ऊपर वाले को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बुक में जैसे लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझ में आए, तो वही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, बोला गया है कि फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, टू एक्सप्रेस ए गिवन पॉलिनोमियल एज ए प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना। देखिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल था, उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, to express a given polynomial as a product of polynomials each of degree less than or that of the given polynomial such that no such a factor has a factor lower than degree is called a factorization। ठीक है, जैसे वही देखिए x स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख दिया? x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस को क्या लिख दिया? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। जब दो से ज्यादा पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन के लिए कुछ कुछ आइडेंटिटीज हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, कुछ कुछ आइडेंटिटीज हमें याद रखना पड़ता है, तो वो आइडेंटिटीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसका कोई इफ एंड बट कोई उपाय नहीं है, उसका कोई अन्नदाता नहीं है, उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे कुछ कुछ फैक्टराइजेशन का हमें आइडेंटिटीज, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सबको याद है कि नहीं है? Yes, sir. a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कब हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाता है तो उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे भी लिखते हैं इसको। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीज है। उसके प्लस a प्लस बी होल क्यूब, इसको हम लोग लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये सब में भी कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b ऐसे भी लिखा जाता है, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो स्टार्टिंग के लिए हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा एक्सपेंशन फॉर्मूला हो गया। ये सबको क्या बोला जाता है? एक्सपेंशन फॉर्मूला। ठीक है, ये सब का क्या नाम होता है? एक्सपेंशन फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंशन होके निकलता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ फैक्टराइजेशन फॉर्मूला होता है, 2-3 फैक्टराइजेशन फॉर्मूला होता है, जैसे a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सबको याद है ये सारे आइडेंटिटीज? ठीक है, Yes, sir. उसके बाद Yes. एक आइडेंटिटीज होता है a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, उसके बाद a³ माइनस b³ वाला आइडेंटिटी होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। सबको ये सारे आइडेंटिटीज जो है वो याद होना चाहिए, अदरवाइज इसको करने में दिक्कत होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला फैक्टराइजेशन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला फैक्टराइजेशन का एक मेथड आता है, कुछ कुछ मेथड आता है फैक्टराइजेशन का। जो सबसे पहला मेथड है, ध्यान से देखिएगा, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, सबसे पहला मेथड है उसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। इस चीज को मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझिएगा। टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या है? इसको हम ये डेफिनेशन नहीं पढ़ते, हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, उसका मतलब क्या है? देखिएगा एक चीज, अगर मेरे पास ऐसे दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे x इंटू ए प्लस बी, अगर ऐसे दिया जाए तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? x इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी, मल्टीप्लाई होके ये निकल जाएगा। सबको क्लियर है कैसे आ गया ये? ठीक है, अब अगर सेम चीज अगर मेरे को यहाँ पे दे दिया जाए कि x इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी, तो मैं क्या देख सकता हूं? मेरे पास दो चीजें कॉमन है। वो कॉमन क्या है? देखिए, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो इस x को अगर मैं बाहर निकाल लूं, यानी कि x अगर मैं कॉमन ले लूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे प्लस b बचेगा। तो मैं इसको a प्लस बी ऐसे लिख सकता हूँ। रिवर्स प्रोसेस आया समझ में? ठीक है, Yes. अगर मेरे पास ऐसा रहता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चीजें समझ में आएगा। अगर मेरे पास ऐसा रहता है कि 2xy प्लस 6xyz, अगर ऐसा रहता है, तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है कि 2xy अगर कॉमन है, 2xy यहाँ पे भी कॉमन है। कैसे कॉमन है? ध्यान से समझिएगा। अगर मैं 2xy कॉमन ले लूं तो इधर कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 1। इधर कितना बचेगा? 2 3 6 होता है, इधर बचेगा 3z। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही ऊपर वाला प्रोसेस मिलेगा, या फिर उसका जो कॉमन चीजें था, कॉमन चीजें हमने बाहर निकाल लिया। आया समझ में? 2xy दोनों में कॉमन हमको दिख रहा था, तो 2xy दोनों में कॉमन निकाल लिया। आया समझ में सबको? Yes. Yes, sir. चलिए मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कौन बता पाएगा। मेरे पास चलिए ऐसा है 3x² ठीक है, और प्लस है 12xy²। अब बताइए इसमें से क्या कॉमन आएगा? क्या? 3xy, बहुत बढ़िया। मान लीजिए 3xy कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4x. कितना बचेगा यहाँ पे? x। यहाँ पे कितना बचेगा? Sir, 4y. 4y। ठीक है, अब देखिएगा किसी किसी को अगर करने में दिक्कत हो रहा है कि कैसे करेंगे सर, मेरे को तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, आप लोग का वीडियो ऑफ हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, 5 मिनट के लिए हम लोग फिर से पढ़ेंगे इस पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किसी किसी को अगर दिक्कत हो रहा है तो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3x² दिया गया था प्लस 12xy² दिया गया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख लेंगे, जितना मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जिसको जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए एक उपाय है। वो उपाय क्या है कि जितना फैक्टर्स के फॉर्म में ये बढ़ सकता है उतने फैक्टर के फॉर्म में इसको बांट देना है। जिसको इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, क्योंकि x² को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स, प्लस 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, जितने जितने फॉर्म में बढ़ सकता है। फिर जो जो कॉमन है उसको देख लेना है, जैसे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है।
तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कॉमन, जो जो कॉमन दिख गया उसको बाहर निकाल लेना है। क्या हो गया 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ये कॉमन दिख गया। अब 3xy इसमें से हमने बाहर ले लिया तो इधर कितना बच गया, x बच गया तो x लिख दिया। इधर कितना बच गया 4 और y बच गया प्लस 4y, तो इसको हमने लिख दिया। तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं 3xy, और इधर क्या हो गया x प्लस 4y। समझ में आया आसानी से कैसे कर सकते हैं? जिसको जिसको दिक्कत हो रहा है समझ में आ गया किस तरीके से किया जाएगा? Yes, sir. ठीक है, चलिए आप लोग का दूसरा क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, मेरा भी दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सरसाइज भी है, होमवर्क के रूप में दे देता हूँ। उसमें से जितना क्वेश्चन बनता है आप लोग बनाइए, जितना क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको हम लोग कल आराम से अगले क्लास में बैठ के डिस्कस करेंगे। आया समझ में? यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।